इतिहासकार। अब अपना इतिहास का सिलेबस शुरू करते हैं। ये तो अपने जनक की बातें थी, हिस्ट्री के पिता की बातें थी। हिस्ट्री का पिता है कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब अपने आधुनिक इतिहास में आंदोलन है, तो आंदोलनों को क्रम से अपन पढ़ेंगे। पहले आएगा स्वतंत्रता आंदोलन, फिर किसान, फिर जनजाति, और फिर कौन सा आएगा, प्रजामंडल। तो पहला टॉपिक आप हेडिंग लगाओ, स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, या लिख लो ओब्लिक लगाकर 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पहला टॉपिक है अपना। कोर्स कब तक खत्म होगा? आज तो शुरू हुआ है। आज तो रुको संजय जी, शुरू होते ही ऐसे क्या खत्म करेंगे? आज रुको, कल बात करेंगे कब खत्म होगा। स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 की क्रांति। अब देखो 1857 की क्रांति, भारतीय इतिहास में आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, और भी आप जगह जगह क्रांति से संबंधित घटनाएं, क्रांतिकारी वगैरह में पढ़ते रहते हैं। लेकिन अपन आउट ऑफ राजस्थान नहीं जाएंगे भाई। अपन केवल और केवल क्रांति करते करते कहां तक घूमेंगे? राजस्थान। राजस्थान में अपने क्या क्या हुआ, राजस्थान से बाहर क्या हुआ, अपने को कोई मतलब नहीं है। कुछ भी कहीं पर भी लड़े झगड़े होंगे, कोई भी शहीद हुआ होगा, अपने को उनसे लेना देना नहीं। अपने को केवल राजस्थान के लोगों का ध्यान रखना है कि राजस्थान में क्रांति कैसे हुई। क्रांति 1857 की किसके विरुद्ध थी? अंग्रेजों के। अपने लोग किससे लड़ रहे थे? अंग्रेज। क्यों? अपने लोगों को क्या दर्द है? अंग्रेज कितने भोले भाले थे, कितने सीधे साधे थे। अंग्रेज रियली में सीधे थे, बस उनकी नीतियां खराब थी। अंग्रेजों की नीतियां बहुत खराब थी और नीतियों से अपन परेशान थे। ऐसा कौन सा दर्द अपने ऊपर हुआ कि अपन ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और अपन ने जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी वही आगे जाकर के क्रांति बन गई। 1857 के साल में वो लड़ाई हुई थी, इसलिए टॉपिक का नाम हो गया 1857 की क्रांति। कोई ना कोई दर्द होगा तभी लड़ाई होगी। अब अभी तक आप और मेरे बीच कोई लड़ाई नहीं है। अगर आपको कोई दर्द होगा या मुझे कोई दर्द होगा तो हो सकता है कि कल ही लाटे बाटे चल जाए, हो सकता है कल आप और मेरे बीच लड़ाई हो जाए, या आपकी किसी और के साथ लड़ाई हो जाए। जब तक आप और मेरे बीच नॉर्मल बातचीत है, क्यों लड़ेंगे अपन? आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप अपने रास्ते आ रहे हो, मैं मेरे रास्ते आ रहा हूं। कोई ना कोई दर्द है। क्या दर्द है? यानी 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? कोई बड़ा कारण नहीं, कारण केवल एक ही है, बाकी सारे कारण उससे निकले हैं, और वो कारण है आश्रित पार्थक्य की संधि। आश्रित पार्थक्य की संधि, या इसी को आप कह सकते हो अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि बोल दो, चाहे आश्रित पार्थक्य की संधि बोल दो, बस 1857 की क्रांति की जड़ ये है। सारे और भी कई कारण है, कम से कम 15 कारण लिखेंगे अपन, लेकिन उन कारणों में से जो मुख्य कारण है, बाकी सब कारण उसी में से जन्मे हैं। ये जड़ है आश्रित पार्थक्य की संधि। क्या होती है आश्रित पार्थक्य की संधि? 1817 में प्रारंभ हुई थी ये, और सबसे ज्यादा संधियां हुई थी 1818, और अंतिम संधि हुई थी 1823। 1817-18 की संधि है क्या? देखिए 19वीं सदी के अंदर अपन जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपको बताते हैं कि भाई औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति बिल्कुल ही धीरे धीरे क्या हो रही थी? खत्म। मुगलों का अंतिम जो शक्तिशाली राजा था वो था औरंगजेब। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। अब 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद बहादुर शाह, जंदर शाह, फरूख सियार, रबी उद्दर दौला, रबी उद्दर जाट, मोहम्मद शाह रंगीला, ये तमाम धीरे धीरे कमजोरी की कड़ियां थे। धीरे धीरे मुगलों की शक्ति कम समाप्त होती गई थी। और इतिहास गवाह है, जब जब देश में किसी एक शक्ति का अंत होता है तो दूसरी शक्ति का उदय होता है। दुनिया चलेगी, मैं नहीं रहूंगा तो भी दुनिया चलेगी, आप नहीं रहोगे तो भी दुनिया चलेगी। कभी भी इस गलतफहमी में आना ही मत कि मैं हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को। दुनिया में एक आदमी का अंत होगा तो दूसरा आदमी अपने आप ही उसका स्थान लेने के लिए उदय हो जाएगा। इतिहास में हमेशा ऐसा ही हुआ। मुगलों के पतन के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली होकर उभरे थे तो वो बताओ कौन थे? मराठा। मराठाओं के साथ साथ एक जाति और थी, पिंडारी। मराठा और पिंडारी 18वीं और 19वीं सदी में इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि मुगलों के लाल किले में बैठकर तो मराठा ब्रेकफास्ट करते थे छत के ऊपर। ये रियल है,
इसमें मैं कोई आपको आनंद देने के लिए ऐसी बात नहीं बता रहा हूं। मराठा बाकायदा दिल्ली के लाल किले की छत पर बैठकर ब्रेकफास्ट किया करते थे और मुगल नीचे खड़े रहते उनके नाश्ते पकड़ाने की व्यवस्था करते थे। इतना शक्तिशाली सिस्टम किसने सेट कर लिया था? मराठा। दिल्ली को तो घर समझते थे, चाय की थड़ी समझते, जब चाहे दिल्ली में जाकर बैठ जाते। मराठा सबसे शक्तिशाली। लेकिन मराठा और पिंडारी दोनों की एक कमी थी, लूटपाट ज्यादा करते थे। लूटपाट। अपनी एनसीईआरटी की किताब में इनको लुटेरा कहा गया है। अपनी एनसीईआरटी की किताब में इनको बाड़ायती सैनिक कहा गया है। बाड़ायती सैनिक का मतलब इनको केवल और केवल किससे मतलब था? पैसा। और मराठा जहां इच्छा होती सेना से अटैक करते, अथाह पैसा लूटते। और इन मराठा और पिंडारियों ने लूटपाट का गढ़ किसको बना लिया था? राजस्थान। मराठाओं ने सबसे ज्यादा लूटपाट की थी राजस्थान में। और राजस्थान का एक भी राज्य ऐसा नहीं था जहां तक मराठा नहीं पहुंचे थे। एक जैसलमेर को छोड़ दो, जैसलमेर उधर रेत के दौरों में रह गया था, चारों तरफ कोई मार्ग नहीं था और लोकेशन नहीं मिल पा रही थी मराठाओं को, क्योंकि जीपीएस उस समय था नहीं, इसलिए रेत में बचा रह गया। बाकी जैसलमेर रियासत को छोड़कर तमाम रियासतों को मराठाओं ने लूटा। और दूसरी बात, अपने लोग बंटे हुए थे। जब जयपुर पर मराठा आक्रमण करते और जयपुर वालों को लूटते तो जोधपुर वाले बेटे बेटे तालियां बजाते, बोला मजा आ गया, कितनी दादागिरी कर रहे थे जयपुर वाले। जब जयपुर वालों को लूटपाट के बाद मराठा मेवाड़ जाते तो जयपुर और जोधपुर दोनों हंसते, बोला मेवाड़ वाले इतने दिन बहुत दादागिरी कर रहे थे, अब मराठाओं के आने के बाद सीधे वे। जब जोधपुर जाते तो जयपुर और मेवाड़ वाले बैठकर तालियां बजाते। और मराठाओं ने राजपुताना के राजाओं की इसी नीति का फायदा उठाया। उनको पता था कि ये एक नहीं हो पाएंगे। और 18वीं शताब्दी में राजस्थान में कोई भी राजा इतना शक्तिशाली था नहीं जो मराठाओं से लड़ सके, मराठाओं को हरा सके। हां, एक राजा था जयपुर का, सवाई जयसिंह जी। उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन वो असफल रहे। इसलिए कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं जो मराठाओं से लड़ ले, मराठाओं को हरा दे। मराठाओं ने घर बना लिया राजस्थान को, लूटते पाटते और सबको लूटा, अथाह लूटा, बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया राजस्थान को। और जब सारे राजा लूट चुके थे तब अपने राजाओं में अकल जागी, अपने राजाओं में बुद्धि का विकास हुआ और राजाओं ने कहा क्यों ना अपन एक संगठन बनाते हैं, सारे राजस्थान के राजा, और जब जब किसी रियासत पर आक्रमण होगा तब अपन सब मिलकर के मराठाओं से लड़ लेंगे। जयपुर वाला कह रहा मैं अकेला नहीं लड़ सकता, जोधपुर वाला कह रहा मैं भी अकेला नहीं लड़ सकता, बूंदी वालों ने तो साफ तौर पर मन कर दिया, बोला अपने बस की बात नहीं है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना सारे इकट्ठे हो जाए और एक रियासत पर, अपने बीच कोई भी मतभेद है भूल जाओ, छोटी मोटी बात है, घर की बात घर में रख लो, भाई अपन राजस्थान के लोग हैं, अपनी बात अपने तक रख लो, पहले कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। जब मराठा आक्रमण करे, मान लीजिए बूंदी पर मराठाओं ने आक्रमण किया, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ सारे इकट्ठे होकर बूंदी वाले का साथ देने के लिए चलो और अपन मिलकर के अगर मराठाओं से लड़ेंगे तो हो सकता कि मराठाओं को अपन राजस्थान छुड़ा दे, नहीं तो मराठा छोड़ने वाले नहीं है, लूटेंगे और लूटेंगे, जो कुछ बच गया उन सबको लूट के ले जाएंगे। और राजस्थान के राजा मराठाओं के विरुद्ध इकट्ठा होने के लिए एक सम्मेलन और बुलाते हैं। इतिहास में उस सम्मेलन को कहते हैं हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन, हुरडा नाम की एक जगह भीलवाड़ा में, वहां पर सारे राजाओं को बुलाया गया। राजस्थान में जितने भी राजा थे उनको कहा आओ सब मिलकर मराठाओं के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। सारे राजा आए भी, उसमें कई राजा आए, 2-4 अपसेंट रहते, बाकी ज्यादातर आ गए थे उसमें। सब राजा बैठे और राजाओं ने निर्णय लिया कि देखिए आपसी जो भी मतभेद है वो भूल जाओ और मराठाओं से एकजुट होकर हम लड़ेंगे। किसी भी एक रियासत पर आक्रमण करे तो बाकी सब साथ में आना। लेकिन अपने राजा, क्या लगता आपको इकट्ठे हो जाएंगे? अपने राजाओं में इतने गहरे मतभेद 18वीं शताब्दी तक हो चुके थे कि एकजुट होने को तैयार नहीं है। जैसे ही सवाई जयसिंह ने खड़े होकर, क्योंकि इस सम्मेलन का मुख्य सूत्रधार सवाई जयसिंह था, अध्यक्ष जगत सिंह था, लेकिन इस सम्मेलन की पूरी नींव सवाई जयसिंह खड़े होकर भाषण दे रहे थे इस सम्मेलन में। बोला कि देखिए जो कुछ हुआ अपने बीच भूल जाइए उनको, अब हम एक साथ होकर लड़ेंगे, किसी पर आक्रमण होगा तो हम साथ में लड़ेंगे। लेकिन राजा नहीं माने। जयसिंह पर आरोप लगाने, बीकानेर वालों ने आरोप लगा दिया जयसिंह पर, बोला तुमने हमारे खिलाफ भी सेना भेजी थी, हम तुम्हारे बाकी सबका साथ दे देंगे, जयपुर वालों का साथ नहीं देंगे। उतने में बूंदी वाला खड़ा हो गया, बोला बीकानेर वालों हम तो तुम्हारा तो देंगे ही नहीं, बाकी सबका दे देंगे। और छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ लिए, आपस में असंगठित हो गए। अपन आज भी लड़ लेते हैं, कमरे के अंदर 2 आदमी रहता, कोई रात को लाइट ऑन कर देता, लड़ाई हो जाती है, तूने नींद खराब कर दी, लाइट ऑन कर दी।
तू रात से पूरी रात मोबाइल पर किससे बात करता, मुझे नींद नहीं आती। इन छोटी छोटी बातों पर मैंने लड़ते हुए लोगों को देखा है। पीजी में से, रूम में से अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या इतने बड़े मतभेद जो राजाओं के बीच में थे उनको संभाल पाना नामुमकिन था, और राजस्थान के राजा संगठित नहीं हो पाए, वहां से लड़ झगड़ करके अलग हो गए, मराठाओं के खिलाफ संगठन नहीं बना पाए। और जब यह हुरडा सम्मेलन असफल हुआ तब मराठा बेटे बेटे हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बोला वाह मजा आ गया। अब सवाई जयसिंह ने बुलाया था यह सम्मेलन, पहला अटैक सवाई जयसिंह पर करो, और मराठाओं ने वापस जयसिंह को 1735 में जम करके लूटा। उसके बाद मराठाओं से दाप चुके थे, हथियार डाल दिए अपने लोगों ने, बोला अब पार नहीं पड़ेगी। फाइनली 1799 1800 ईस्वी के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसको लगा कि यार भारत में हम इजीली अपना साम्राज्य बसा सकते हैं, जब अंग्रेजों के लोग राजस्थान की तरफ आए तो अंग्रेजों ने कहा कि राजस्थान के राजाओं की दुखती नब्ज पर हाथ रखा जाए और राजस्थान में अपना साम्राज्य फैलाया जाए। और जब अंग्रेजों ने यहां पर स्टडी की, विश्लेषण किया, तो उन्हें पता लगा कि राजस्थान के राजाओं की दुखती नब्ज बताओ कौन है? मराठा। उनको पता लगा कि मराठाओं से ये दाप चुके हैं, सरेंडर कर दिया, लड़ी नहीं रहे, आ रहे हैं, लूट के जा रहे हैं, चौथ वसूल रहे हैं, खिराज वसूल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लड़ी नहीं सकते। उस समय अपनी स्थितियां कमजोर थी, कुछ तो अकाल खा गए, अपने राजाओं के पास पैसे नहीं बचे थे, कुछ और हो गया था। और मराठाओं से हालांकि जगह जगह अपने लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन उतनी सफल अपन लड़ाइयां लड़ नहीं पा रहे थे, मराठा अपने ऊपर हावी हो गए थे। और 1817-18 के आसपास अंग्रेज यहां पर राजस्थान में आए और राजस्थान के राजाओं को आकर कहा कि देखिए हम कंपनी के रूप में यहां आए हैं, हमें बिजनेस करना है, राजस्थान में व्यवसाय करना है, हमें आप बिजनेस करने की अनुमति दीजिए। हम आपको ये वचन देते हैं, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपके ऊपर मराठाओं का अगर आक्रमण होगा तो मराठाओं से सिक्योरिटी की गारंटी हमारी है, तुम्हें मराठाओं से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मराठाओं से हम लड़ेंगे, बस तुम हमें एक काम करवा दो, हमें राजस्थान में बिजनेस की अनुमति दे दो, अपनी अपनी रियासतों में व्यवसाय स्थापित करने की अनुमति दे दो। अपने राजस्थान के राजाओं ने कहा कि कितने भले आदमी है अंग्रेज, केवल और केवल बेचारे बताओ क्या करेंगे? व्यापार, और बदले में अपने दुखती नब्ज क्या है? मराठा। और ये कह रहे हैं अंग्रेज कि हम मराठाओं से तुम्हारी गारंटी सिक्योरिटी करेंगे, अगर किसी भी रियासत पर मराठा आक्रमण करेंगे तो मराठाओं को भगाने की, मराठाओं से लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बेफिक्र होकर अपना शासन चलाओ, हम आपके किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमें बस अपना बिजनेस करने दो। राजस्थान के राजाओं ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। राजस्थान के राजा और अंग्रेजों के बीच में इसी शर्त पर संधि हो गई। उसी संधि को अपन कौन सी संधि कहते हैं? आश्रित पार्थक्य की संधि। मोटी मोटी जो मूल शर्त है वो यही है कि राजस्थान के राजा अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति देंगे, बदले में अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राजाओं पर जब जब मराठाओं का आक्रमण होगा, मराठाओं से सिक्योरिटी अंग्रेज करेंगे। इसी संधि को कौन सी संधि कहते हैं? आश्रित। इस संधि के बाद अनेक सारे दुष्परिणाम निकले, वो दुष्परिणाम अभी अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सा परिणाम कैसे निकला, लेकिन जो जड़ बनी थी क्रांति की, वो जड़ कौन सी संधि बनी थी? आश्रित। तो पहले 5-7 बातें अपन इस संधि के बारे में पढ़ेंगे, लिखिएगा। कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि की थी? तो अपना याद होना चाहिए, अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि करने वाले राजा थे करौली। करौली के राजा का नाम था हरबख्श पाल। हरबख्श पाल सिंह नाम के राजा, इन्होंने सबसे पहले नवंबर 1817 के अंदर यहां पर अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली थी? संधि। क्यों? करौली वालों को इतनी क्या जल्दबाजी है भाई? सबसे पहले करौली तो इधर साइड में रह गया, फिर भी करौली वाले भागे भागे आए, बोला सबसे पहले हमारे पास संधि करो, तुम हमें सिक्योरिटी दो, हम सबसे ज्यादा परेशान है मराठाओं से। ऐसा क्या दर्द हुआ करौली वालों को? कौन कौन है करौली के? अरे तो अपने जिले के नाम से शर्माओ तो मत, हाथों खड़ा कर दो, प्रश्न नहीं आ रहा तो। एक ही आदमी है करौली का, एक ही आदमी है करौली का। भरतपुर, धौलपुर, 4-5 ही धौलपुर के। अलवर, सवाई माधोपुर,
टोंक, टोंक। दौसा, दौसा। जयपुर, अच्छा जयपुर वाला ज्यादा है। अजमेर, अजमेर। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। नागौर, नागौर के 5-7 जने हैं। जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर कोई नहीं। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, पाली। जालोर, अरे जालोर वालों दया दृष्टि रखना आरएस पर। जालोर। नेक्स्ट आपके जालोर के बाद उधर सिरोही, सिरोही। उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर कोई नहीं है मेवाड़ से? अरे कोई है कि नहीं? नहीं तो फिर मैं मेवाड़ की हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, बताओ। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, हाँ मेवाड़ से आया तो सही। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बूंदी, झालावाड़, बारा, सीकर, अच्छा चूरू, चूरू से एक है। झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू वाले है? चलो ठीक है, अब जो बाकी बच गए उनका क्या पूछना। सीकर, चूरू, झुंझुनू, यानी सबसे ज्यादा यहां पर किसके हैं? जयपुर। जयपुर के सबसे ज्यादा लोग हैं, तो कोई बात नहीं। जहां के भी करौली वाले 1-2 तो थे ही। करौली वालों को क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि करौली वाले जो हरबख्शपाल सिंह जी थे वो चार्ल्स मेटकोप के सबसे करीबी मित्र थे। और जब चार्ल्स मेटकोप पहली बार राजस्थान आया था तब गढ़ भवन एक पैलेस बना हुआ करौली में, वहां पर 5-6 दिन तक मदनपाल सिंह हरबख्शपाल सिंह के साथ ही रुका था। और मेटकोप के कहने पर पहली बार संधि कर ली थी करौली के राजा हरबख्शपाल। कोई इंटरव्यू में पूछ ले या कैसे भी पूछ ले कि करौली ने सबसे पहले संधि क्यों की, तो आप यही बताएंगे कि चार्ल्स मेटकोप जब पहली बार राजस्थान आए थे तब वो 6 दिन तक करौली के राजा हरबख्शपाल के पास रुके थे। और हो सकता कि इन दिनों में चार्ल्स मेटकोप ने संधि के कुछ फायदे हरबख्शपाल को बताए हो, और सबसे पहले हस्ताक्षर किससे करवा लिए गए थे? हरबख्शपाल सिंह। फिर दूसरी बार जिस रियासत ने संधि की थी उसका नाम बताओ क्या था? टोंक, टोंक रियासत ने। और तीसरी बार किस रियासत ने संधि की थी? कोटा। या दूसरे शब्दों में डाल दे कि राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ विस्तृत संधि की थी, वो संधि कौन सी थी? कोटा। विस्तृत यानी टेबल पर बैठकर कि हम ये शर्तें मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे। बाकी करौली और टोंक वालों ने तो कहा कि जो तुम मनवाओ मनवा लो, बस हमारी रक्षा किससे कर देना? मराठाओं से। बाकी कोटा वालों ने बिल्कुल काम की बात की थी कि कल को तुम ये नहीं कर लो, कल को वो नहीं कर लो। पहली बार विस्तृत संधि करने वाली रियासत कौन सी? कोटा। और इन 3 रियासतों ने संधियां कौन से साल में की थी? 1817। बाकी सभी रियासतों ने संधियां कब की थी? 1818। और सबसे अंत में संधि 1823 में कौन सी रियासत ने की थी? सिरोही। और सिरोही के राजा का नाम हुआ करता था शिवे सिंह। सबसे अंत में संधि की है सिरोही के राजा शिव सिंह ने। ऐसा क्यों? कोई भी पूछ लेगा कि सबसे अंत में सिरोही। क्या सिरोही वालों को मराठाओं से डर नहीं था? या सिरोही वाले इतने सक्षम थे कि जब मराठा आते तब लड़ लेते? शिव सिंह जी इतने शक्तिशाली थे? नहीं। देखो राजस्थान से आज अभी आपको जयपुर से तुरंत इच्छा हो गई, जैसे क्लास छुटी, बोले यार बोर हो गए पढ़ पढ़ के, पढ़ाई पढ़ाई, अब भाई आज मुंबई जाएगा। अभी आप यहां से क्लास छूटते ही इच्छा हो गई कि ब्रो को अभी के अभी कहां जाना है? मुंबई। और यहां से तुम निकले, जैसे ही 4 बजे क्लास पूरी हुई, अपने 4-5 दोस्तों के साथ गाड़ी लेके जयपुर से मुंबई रवाना हुए। किधर से जाओगे मुंबई? रास्ता बता दो मुझे। यहां से अगर आपको मुंबई निकलना, अभी निकलना 4 बजे, तो आप जयपुर से मुंबई आपको जाना है तो किस रास्ते से जाओगे? जयपुर से तुम जाओगे सीधा कहां पर? इधर दिल्ली वाले हाईवे पर चढ़ोगे, इधर कोटा वाले पे, सीकर वाले पे, या अजमेर वाले पे? अब कईयों को तो पता ही नहीं, मुंबई जाना तो दूर की बात है। मुंबई जाना है तो किधर से जाओगे? तो मैं जयपुर से सीधा यहां से निकलना पड़ेगा अजमेर। अजमेर, अब अजमेर तक पहुंच गए। अजमेर से आगे
अजमेर से आगे सीधा आपका हाईवे बना हुआ है NH8, ये सीधा, जिसका परिवर्तित क्रमांक 48 है, आपको उतरने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कहां ले जाके छोड़ेगा? मुंबई। लेकिन आप इधर अजमेर से जाओगे तो इधर वापस उदयपुर वाले बेल्ट से होते होते हल्की सी सीमा कौन से राज्य की लगती है? सिरोही। क्योंकि सिरोही किस बॉर्डर पर आता है? गुजरात। और गुजरात के आगे बताओ क्या है? मुंबई। तो अगर मुंबई से मराठा आ रहे हैं, क्योंकि मराठा महाराष्ट्र से आ रहे थे, और मराठा महाराष्ट्र से आते तो पहले कहां आते? गुजरात। और गुजरात से राजस्थान में एंट्री करते तो दो ही रास्ते थे, या तो जालोर के रास्ते एंट्री की जाए या सिरोही के रास्ते एंट्री की जाए। तो मराठा अगर आएंगे इधर से तो सबसे पहले चपेट में ही कौन सी रियासत आएगी? सिरोही। लेकिन फिर भी सिरोही वाले देखो संधि कब कर रहे हैं? 1823 में। ऐसा क्यों? बाकी इधर वाले तो बहुत दूर रह गए, जयपुर वाले, तो फिर भी वो पहले ही कर रहे हैं, और सिरोही वाले 1823 में संधि कर रहे हैं, जबकि सबसे पहले चपेट में आने वाली रियासत ही सिरोही है। इसका प्रमुख कारण यह कि 6 जनवरी 1818 का दिन था, और 6 जनवरी 1818 के दिन जोधपुर के राजा मान सिंह राठौड़, इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 6 जनवरी 1818 को। और जिस समय मान सिंह ने संधि की, उस समय मान सिंह ने अंग्रेजों के सामने एक शर्त रखी, बोला कि देखो सिरोही मेरा ही भाग है, इसलिए जब मैं तुम्हारे ऊपर संधि पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, इसका मतलब सिरोही अपने आप ही हस्ताक्षर कर रहा है। अगर अंग्रेजों तुमने सिरोही से अलग से संधि करने का विचार कर रखा है तो मुझे अभी बता दो, मैं तुमसे संधि नहीं करूंगा। और अगर तुम सिरोही से अलग संधि नहीं करोगे तो मैं तुमसे संधि करने के लिए तैयार हूं। बस ये ध्यान रखना अंग्रेजों कि सिरोही मेरा ही भाग है। शिव सिंह थोड़ी बहुत इधर उधर कर रहे हैं, वो मुझे मान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उन पर आक्रमण करूंगा, युद्ध करूंगा, हरा दूंगा और सिरोही का विलय जोधपुर में कर लूंगा। तुम्हें यही मानकर चलना है कि सिरोही जोधपुर का ही भाग है। मान सिंह संधि पर साइन कर रहा है, इसका मतलब शिव सिंह अपने आप ही कर रहा है। ये बात मान सिंह किसको कह रहे हैं? अंग्रेज। लेकिन सिरोही के राजा शिव सिंह भी आए अंग्रेजों के पास बात करने, और बोला कि अंग्रेजों कान खोल के सुन लेना, मैं जोधपुर को अपना भाग नहीं मानता, मेरा अलग हूं, मेरा राज्य अलग है, मेरी प्रजा अलग है। अगर तुम जोधपुर वालों से संधि कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम जोधपुर वालों से संधि करोगे तो मैं तुम्हारे साथ संधि नहीं करूंगा, मेरा सिस्टम अलग ही रहेगा। मराठा आएंगे तो आएंगे, लूटेंगे तो लूटेंगे, टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखिए, शिव सिंह संधि करने वाला नहीं है। साफ शब्दों में अंग्रेजों ने कहा इनकी आपसी लड़ाई है और अपने को फायदा किसमें? अंग्रेजों को लगा कि जोधपुर बड़ा है या सिरोही बड़ा है? जोधपुर। तो अंग्रेजों ने पहले संधि किसके साथ कर ली? जोधपुर। और सिरोही वालों से संधि करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि सिरोही से करेंगे तो मान सिंह मना कर देंगे। मान सिंह साफ तौर पे नाराज हो रखे। मान सिंह सख्त रूप से कह रखे हैं कि तुम जीवन में कभी सिरोही से संधि नहीं करोगे, सिरोही से तुमने संधि की नहीं और मैं संधि के कागज फाड़ के फेंक दूंगा। इसलिए अंग्रेजों ने सिरोही के साथ संधि की नहीं, सिरोही के बजाय इन्होंने जोधपुर के साथ संधि कर ली। और जोधपुर वाले अपना भाग किसको मानते थे? सिरोही। जब धीरे धीरे समय बीता, 4-5 साल का समय बीता, 18 से 19, 20, 21, 22, तब तक सिरोही वाले अपने अलग ही रह रहे थे। तो अंग्रेजों को लगा यार अभी तक जोधपुर वाले सिरोही का विलय अपने अंदर कर नहीं पाए हैं, इसलिए क्यों ना सिरोही के साथ अलग से संधि कर ली जाए। और अंग्रेज गए और सिरोही के राजा शिव सिंह को कहा कि संधि करोगे? शिव सिंह ने कहा बिल्कुल संधि करने को तैयार हूं, लेकिन जोधपुर वालों से पूछ लेना एक बार, कल को वो आपसे नाराज नहीं हो जाए। बोला वो जोधपुर वाले को हम देख लेंगे। और 1823 में सिरोही के राजा शिव सिंह के साथ अंग्रेजों ने संधि कर ली। जब इस बात का पता मान सिंह को लगा कि अंग्रेजों ने चुपके सिरोही वालों से संधि कर ली है, मान सिंह गुस्से में आ गए और संधि के कागज जाकर के एजीजी के सामने फाड़ करके फेंक दिए। बोला मैं संधि को नहीं मानता, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, आज के बाद कोई भी अंग्रेज जोधपुर में नहीं दिखना चाहिए, मेरा राज्य, मैं संधि नहीं मानूंगा। अंग्रेजों ने समझाया, बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला प्रॉब्लम ये है जहां सिरोही वाले रहेंगे वहां जोधपुर वाले नहीं रहेंगे, जहां जोधपुर वाले रहेंगे वहां सिरोही वाले नहीं रहेंगे, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो कदापि ऐसा नहीं होगा। संधि के कागज फाड़ दिए। कोई पूछे कि राजस्थान का पहला राजा जिसने इस संधि का उल्लंघन किया कौन था? वो कौन था? मान सिंह। अंग्रेज डर गए मान सिंह से, दोबारा कभी जोधपुर गए नहीं। 15-16 अधिकारी थे जोधपुर में, उनको फटाफट बुलाया, बोला आजा नहीं तो कोई मार डालेगा। जोधपुर स्वतंत्र ही रहा था 15 साल तक। बाद में जब मान सिंह जी की मृत्यु हो गई, और मान सिंह जी की मृत्यु के बाद जोधपुर में एक राजा बने थे जिनका नाम कौन सा सिंह था? तखत सिंह।
तखत सिंह को अंग्रेजों ने अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोबारा से संधि कर लो, तुम्हारा सिरोही का क्यों झगड़ा करवा रहे हो। और तखत सिंह ने 1838 ईस्वी में दोबारा से अंग्रेजों के साथ में बताओ क्या कर ली थी, संधि। तो पहली बार संधि का उल्लंघन करने वाला राजा पूछे तो मान सिंह, और सबसे अंत में संधि करने वाला राजा पूछे तो सिरोही का राजा शिव सिंह। शिव सिंह ने अंत में क्यों की, क्योंकि सिरोही को जोधपुर अपना ही भाग मानता था और जोधपुर ने संधि करते समय शर्त रखी थी कि तुम सिरोही के साथ अलग से संधि करोगे तो जोधपुर तुम्हारे साथ संधि नहीं करेगा। इसलिए जोधपुर राज्य के दबाव में होने के कारण अंग्रेजों ने 1823 ईस्वी तक सिरोही के साथ में संधि नहीं की। लेकिन 23 में जैसे ही संधि की, जोधपुर के राजा ने संधि का बताओ क्या कर दिया था, उल्लंघन। लिख लो, नीचे नोट लगाकर लिख लो। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी, जिसकी स्थापना 1838 में हुई। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी, जिसकी स्थापना 1838 में हुई। जिसकी स्थापना 1838 में हुई। ये लो भाई, संधियों से संबंधित बातें। अब हेडिंग लगाओ, अधीनस्थ संधि की मुख्य शर्तें। अधीनस्थ संधि की मुख्य शर्तें। अभी क्रांति का पहला ही कारण चल रहा है, अधीनस्थ क्रांति की मुख्य शर्तें। अधीनस्थ संधि की, अधीनस्थ या आश्रित पार्थक्य की संधि की मुख्य शर्तें। अधीनस्थ ऑब्लिक आश्रित पार्थक्य की संधि की शर्तें। क्या शर्तें हैं? मोटी मोटी 4-5 शर्तें कोई पूछ ले, मेंस में पूछ ले, यहां कोई नहीं पूछता, प्री में कोई नहीं पूछता। वहां तक जाओगे तो पूछेगा, यहां कुछ भी करो कोई पूछने वाला नहीं, 60-65% सही करके आओ, कोई नहीं पूछता, बाकी क्या किया क्या नहीं किया। मेंस में पूछते हैं, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि की शर्तें उल्लेखित करो। 50 शब्द का प्रश्न आ जाता है, तो 5-4 शर्तें अपने को याद होनी चाहिए। पहली शर्त जो मुख्य शर्त थी वो तो मैंने आपको बताई दी कि EIC राजस्थान में क्या करेगी, व्यापार। बदले में मराठाओं से सिक्योरिटी की क्या करेगी, गारंटी। कौन देगी गारंटी, EIC राजस्थान के राजाओं को। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, अंग्रेज यानी जो EIC आ रही है वो राजाओं के आंतरिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी राजा अपने राज्य को किस प्रकार से चला रहा है, कितना टैक्स ले रहा है, क्या कर रहा है, EIC को कोई लेना देना नहीं है। EIC बस यहां व्यापार करे और राजस्थान के राजाओं को सिक्योरिटी की गारंटी दे। नंबर 3 की जो शर्त है वो EIC ने रखी थी कि राजस्थान के राजा किसी अन्य राज्यों के साथ कोई युद्ध या संधि नहीं कर सकेगा। किसी के साथ, मान लीजिए जयपुर ने अंग्रेजों से संधि कर ली है, तो अब जयपुर के राजा की ये शर्त माननी होगी कि जयपुर वाला चाह करके भी जोधपुर पर आक्रमण नहीं कर पाएगा और या किसी अन्य राज्य के साथ संधि नहीं कर पाएगा। अपन जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब 1817 के बाद राजस्थान में कोई युद्ध हुआ ही नहीं है। कोई छोटी मोटी लड़ाई एक आधी हो गई तो बात अलग है, बाकी सारे युद्ध 1817 से 18 से पहले हो गए थे, क्योंकि इन संधियों में यह शर्त थी कि एक रियासत दूसरी रियासत पर आक्रमण नहीं करेगी और ना ही वो आपस में किसी टाइप का गठजोड़ करेगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता, मान लीजिए जयपुर के साथ भी अंग्रेजों ने संधि कर ली है और बीकानेर के साथ भी संधि कर ली है। अब जयपुर वाला बीकानेर पर आक्रमण करे तो बीकानेर की रक्षा की जिम्मेदारी बताओ किसकी है, EIC। और इधर भी EIC जयपुर में भी बैठी है, उधर भी EIC बैठी है, तो EIC का काम है उनको लड़ने नहीं दिया जाए। इसलिए साफ तौर पर शर्त है कि राजस्थान के राजा किसी अन्य राज्य पर आक्रमण भी नहीं करेंगे और संधि भी नहीं करेंगे। शर्त नंबर कौन सी, तीसरी। शर्त नंबर 4, अंग्रेज जितनी संख्या में चाहे उतनी संख्या में सैनिकों की भर्ती यहां कर सकती है, बस उन सैनिकों का खर्चा राजस्थान के राजा चुकाएंगे। यानी अंग्रेज सेना बढ़ाएंगे अपनी राजस्थान के राजाओं की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उन सैनिकों को वेतन बताओ कहां के राजा देंगे, राजस्थान। तो फिर
ये कौन सी शर्त हो गई? लेकिन मरता क्या नहीं करता। अपने राजस्थानी में कहावत है, मरता क्या नहीं करता। क्योंकि राजस्थान के राजाओं को पता था यार पैसे ले लो, तुम वैसे भी मराठा लूट के ले जा रहे हैं, बस तुम तो हमारी सिक्योरिटी कर दो। यानी अंग्रेज सेना की भर्ती करेंगे, बदले में उनको वेतन भत्तों का खर्चा राजपुताना के क्या चुकाएंगे? राजा। ये आपकी 4 प्रमुख शर्तें की संधि की हुआ करती थी, अधीनस्थ संधि। लिख लो संधि की प्रमुख शर्तों में पहला। अब आप कहेंगे मूल कारण कैसे हैं? देखो, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि से कौन कौन से दुष्परिणाम निकले? अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, या इसी को अधीनस्थ संधि आप बोल दो, इससे कौन कौन से दुष्परिणाम निकले? खूब सारे दुष्परिणाम निकले। एक तो 1817-18 में जब अंग्रेज यहां पर आए थे, तब अंग्रेजों ने देखा कि यार राजस्थान के राजा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि एक तो अपने राजाओं के ऊपर अकाल की मार और दूसरी मराठाओं की मार। भाई अंग्रेज सिक्योरिटी की गारंटी कौन से साल के बाद दे रहे हैं? 17-18 के बाद। पहले तो मराठाओं ने लूटा ही था अपने को, तो जितना भी अपने पास कोई पैसा था वो या तो वो मराठा लूट कर ले गए, और दूसरा पैसा आए कहां से? क्योंकि राजस्थान की आजीविका का प्रमुख साधन है कृषि, और अपन अच्छे से जानते हैं कि कृषि तो मानसून का क्या है? जुआ। राजस्थान की खेती के बारे में तो कहावत है, और वो कहावत अभी वनपाल के एग्जाम में पूछी गई थी। कहावत क्या है? तीजो कूरियो 8वें काल। तीजो कूरियो 8वें काल, ये कहावत अभी वनपाल में आई है। तीजो कूरियो 8वां काल। उपयुक्त कहावत में कूरियो शब्द का अर्थ क्या है? वनपाल 2022, ये प्रश्न है वनपाल 2022 का। बताओ दके, आप तो आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो वनपाल, वन रक्षक जैसे छोटे छोटे एग्जामों के प्रश्न तो आने ही चाहिए, और कोई पुराना प्रश्न भी नहीं है, अभी तो आया वनपाल में। तीजो कूरियो 8वें काल। उपयुक्त कहावत में कूरियो शब्द का अर्थ है कूरियो। देखो, तीजो, तीजो का मतलब हर 3 साल में। कूरियो, कूरियो का मतलब होता है छोटा अकाल या अर्ध अकाल बोल दो। तीजो कूरियो 8वें काल, यहां पर हर 2-3 साल में तो एक छोटा काल और हर 8 साल में एक बड़ा अकाल गिरता है। यह कहावत किसके संबंध में है? राजस्थान के संबंध में। यानी 2-3 साल अगर अपने लगातार बरसात हो जाए तो अपने लोग खुद चकित आ जाते, बोले यार ये हो क्या रहा है, 3 साल से बरसात क्यों हो रही, काल गिरा ही नहीं इस बार। आदत पड़ चुकी है 2-3 साल से अकाल झेलने की। तो एक तो अकाल के कारण और दूसरा मराठाओं की लूटपाट के कारण राजस्थान के राजा आर्थिक रूप से भयंकर कमजोर हो रखे थे, और अंग्रेजों ने कहा कि ये लो पैसे, विकास करो तुम प्रजा का, चिंता की कोई बात नहीं, जब होंगे हम अपने आप मांग लेंगे और तुम विकास करते जाओ। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि राजाओं के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए, इसलिए राजस्थान के राजा मांगते 10 रुपए, अंग्रेज देते 100 का नोट, बोला लो खर्च करो आराम से, प्रजा का विकास करो, पैसों की अपने पास कोई कमी नहीं है। और 2, 3, 4, 5 साल में लाखों रुपए अंग्रेजों ने अपने राजाओं को कर्ज के रूप में दे दिए, और अपने राजा सीधे मन के और प्रजा के हितैषी राजा थे। जितना पैसा होता प्रजा की सेवा में खर्च कर देते, विकास में खर्च कर देते, और धीरे धीरे अंग्रेज अपना हिसाब किताब लिखते गए कि आज 500 दिए, आज 2000 दिए, आज 5000 दिए, और जब लगने लगा अंग्रेजों को कि अब बहुत बड़ी रकम इनके ऊपर उधार हो गई है, तब अंग्रेज राजाओं के पास आए और राजाओं के पास आकर कहा पैसे। राजा ने अचानक अंग्रेजों की तरफ देखा और कहा तुमने तो कहा ना जब हो तब दे देना। बोला हाँ यही तो कहा, लेकिन 5-6 साल हो गए, कभी ना कभी तो होंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? 5-6 साल से हम आपको लगातार दे रहे हैं और इतने पैसे हो गए, 40 लाख हो गए, किसी पर 50 हो गए, किसी पर 60 हो गए, हमें ब्याज सहित पैसे चाहिए, लाइफ टाइम हम आपको कर्जा थोड़ी दे सकते। राजस्थान के राजा उनका खा के थोड़ी मरेंगे, दे देंगे आपके पैसे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें निश्चित टाइम पीरियड बता दो, इतने टाइम में आप पैसे दे दोगे। किसी राजस्थान के राजा ने 3 साल का टाइम दिया, किसी ने 2 का दिया, किसी ने 5 का दिया, लेकिन कहां से दे दे पैसे? एक तो बरसात नहीं हो रही टाइम पर, ऊपर से खर्चे भी तो इतने सारे हो रखे। राजस्थान के राजा पैसे नहीं चुका पाए। अंग्रेज रोजाना दबाव बनाते, पैसे पैसे। और जब आप में से कोई आदमी पैसे मांगता है और वो आपके कमरे पे ही पहुंच जाए तो आपकी प्रतिक्रिया बताओ क्या होगी? फोन तो चलो अपने नहीं उठाया, या फोन उठा के गोली दे दिया, आज आए नहीं, फोन पे की लिमिट पूरी हो गई, घर वालों ने डलवाए नहीं, या नेटवर्क नहीं चल रहा है यार, बार बार एरर आ रहा है, डिसमिस हो रहा है, सुबह करता हूं, शाम को करता हूं, 4-5 दिन निकाल दिए, लेकिन आखिर में बंदा आपके रूम पर ही पहुंच गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा?
मान लीजिए आप मेरे में से पैसे मांग रहे हो, मैं रूम पे आराम से सो रहा था, रील्स देख रहा था, और आपने आके दरवाजा खटखटा दिया, बोला आप जैसे ही आए, मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं आपको गालियां निकालूंगा, धक्के दूंगा, या वहां से लड़ाई करके भगा दूंगा, या कमरे के अंदर बिठाकर चाय जूस पिलाऊंगा? क्योंकि आप मेरे में से पैसे मांगते हो, तो आप भले ही इज्जत योग्य नहीं हो, लेकिन मुझे आपकी बताओ क्या करनी पड़ेगी? इज्जत, खातिरदारी करनी पड़ेगी। अरे तू भाई कैसे यार, तू फोन ही नहीं उठा रहा था भाई, सो रहा था यार, पता ही नहीं, साइलेंट था, पता ही नहीं, जैसे तैसे करके उनको करके एडजस्ट करके बुलाएंगे। वो भले ही 500 रुपए ही मांगता है, लेकिन आप 100 रुपए उसके खर्चे में कर दोगे, जूस मंगवाओगे, चाय मंगवाओगे, या और भी कोई जो भी कोई छोटा मोटा सेवा पानी उसको चाहिए वो भी मंगवाओगे, लेकिन आप उसको पैसे नहीं दोगे। सेम कंडीशन यहां पर ये हो रही। अंग्रेज रोजाना दबाव बनाते, राजा इनको बुलाते, अच्छी सेवा पानी करते, बिठाते, लेकिन पैसों के लिए आगे के दिन लेते जा रहे थे। फाइनली अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं को सलाह दी, यार बोला तुम इतने पैसों वाले हो, फिर भी तुम्हारे पैसे जा कहां रहे? राजा अचानक चौंके, बोला हम पैसों वाले? बोला हाँ, तुम्हारे खर्चे अनावश्यक है, तुम्हारे खर्चे कम करो, तुम 1 साल में करोड़पति बन जाओगे, हमें देखो हमारा कोई खर्चा ही नहीं है। राजस्थान के राजाओं ने कहा क्या खर्चा कम करें? और जो पैसे मांगने वाला आदमी होता है, वो जो बातें कहता है, वो अपने को बिल्कुल ज्ञान की बातें लगती है। बोला यार बिल्कुल सही कह रहा। अंग्रेजों ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जितनी भी सेनाएं हैं, इन सेनाओं को भंग कर दो। सेनाओं को क्या कर दो? भंग। भाई अपना प्रत्येक राजा, चाहे मेवाड़ वाला है तो वो 10-15 हजार सैनिक रखता था, जयपुर वाला 10-15 हजार की सेना रखता था, बीकानेर वाले राजा 15-20 हजार, क्योंकि हर राजा के पास सेना होती थी, युद्ध के समय लड़ते थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी सेनाएं भंग कर दो। अचानक राजा चौंके, बोला सेनाएं भंग क्यों कर दे? अंग्रेजों ने समझाया कि तुम इन 15-20 हजार सैनिकों को फ्री फोगट का वेतन दे रहे हो, कितना इनको अन्न खिला रहे हो, कितने इनके भत्ते दे रहे हो, खर्चे दे रहे हो, इनके घोड़ों का खर्चा, इनके खुद का रहने पीने का खर्चा, इनका वेतन क्यों दे रहे हो इतना? किससे खतरा, किससे तुम्हें? राजस्थान के राजाओं का खतरा तो किसी से नहीं है। बोला तुम्हें अगर कोई खतरा होगा तो उन्हें सिक्योरिटी की गारंटी तो बताओ कौन सी कंपनी देगी? ईस्ट इंडिया। हम सेना की भर्ती कर रहे हैं, तुम्हें जरूरत कहां है सैनिक रखने की? भेज दो सबको, कर रिजाइन करवा दो, सबको छोड़वा दो नौकरी। और अंग्रेजों के कहने पर राजस्थान के राजाओं के बात में दिमाग बिल्कुल सेट हो गई। राजस्थान के राजाओं ने कहा यार कितनी सही बात कह रहे हैं अंग्रेज, ये 15-15 हजार सैनिकों को अपन बिना फालतू की सैलरी दे रहे हैं, इन सबको घर भेजो, और अपने को कोई खतरा ही नहीं है, अपने को 500-700 सैनिक रख लेने, बस वो माहौल बनाते रहे, कोई दरबार वगैरह में जाए तो जय हिंद सर, जय हिंद सर। बाकी 10-10 हजार सैनिकों का करना क्या है? अपने को किसी से युद्ध लड़ना नहीं, क्योंकि संधि में साफ शर्त है कि एक राज्य दूसरे राज्य पर बताओ क्या नहीं करेगा? आक्रमण। संधि की शर्त है ये, और ना कोई संधि करेगा। बोला अपनी सिक्योरिटी के लिए तो EIC है। और राजाओं ने जो अपनी पर्सनल सेनाएं थी उनको घर भेज दिया, सेनाओं को भंग कर दिया। अब जब सेनाओं को भंग कर दिया तो इन सैनिकों में खुशी का माहौल होगा या निराशा का माहौल होगा? सीधी सी बात है। आप मान लीजिए 2 साल 3 साल SDM बने हुए हो गए, 3 साल से, और चौथे साल एक आदेश आए कि सारे SDM घर चल जाओ, नौकरी से बर्खास्त हो तुम, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? क्योंकि सैनिकों का परिवार इनकी सैलरी से चल रहा था, और आप इनको अचानक सेना से भंग करके घर भेज रहे हो। तो ये सैनिक भयंकर नाराज हुए, भयंकर गुस्से में थे। और ये सैनिक सब जानते थे कि ये करवाने वाला कौन है? EIC। सैनिक ये भी जानते कि यार हमारे राजा तो हमें इतने साल से रख रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनके कान भर दिए। और अंग्रेज इतने चतुर, इधर से राजाओं की सेनाएं भंग करवाई, और इन्हीं सैनिकों को कहा कि आ जाओ हमारे पास रह रहे हो तो देख लो, हम वेतन इतना ही देंगे, इन शर्तों पर काम करवा देंगे। ये जो सेनाएं भंग हुई, इनमें से आधे से ज्यादा सैनिकों को भर्ती बताओ किसने कर लिया? EIC। और EIC इन सैनिकों का वेतन भत्ता बताओ राजस्थान के किससे ले रही है? राजाओं से। अब इस बात से इफेक्ट क्या पड़ा? अब ये सेना राजाओं के अधीन काम करेगी या EIC के अधीन काम करेगी? EIC। इसका मतलब राजस्थान के राजा कमजोर हुए हैं या मजबूत हुए हैं? कमजोर। क्यों? क्योंकि इतने दिन तो राजस्थान के राजा चाहते तो लड़ भी सकते थे, क्योंकि उनके पास 15,000 की सेना थी, और 15,000 बहुत सारे आदमी होते हैं। अब तो लड़ भी नहीं सकते, अंग्रेज कुछ भला बुरा भी कह देंगे तो राजस्थान के राजा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आदमी नहीं इनके पास। 500-700 आदमी बचे हैं, बाकी सारी सेना की भर्ती तो बताओ किसने कर ली है? EIC। इससे राजस्थान के राजा भयंकर कमजोर हो गए, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं रहा।
अंग्रेजों के पास सेना है, राजाओं के पास सेना नहीं है। इसका मतलब राजस्थान के राजा इस निर्णय से, रियासती सेनाओं के भंग होने से भयंकर कमजोर हुए। और ये रियासती सेनाएं भंग करवाने वाली कंपनी कौन सी थी? EIC। और ये रियासती सेनाएं भंग कौन सी संधि के कारण हुई थी? अधीनस्थ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, तुम सेनाओं को हटा दो। राजस्थान के राजाओं ने सेनाओं को क्या कर दिया? हटा दिया। दूसरा, इसी आश्रित पार्थक्य की संधि का दुष्परिणाम क्या निकला? वन संपदा के ऊपर इन्होंने, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने इन राजाओं को समझाया, बोला तुम पैसों वाले चुटकियों में बन सकते हो, वन जितने भी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार है वन, वनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करो और वनों से लाखों रुपए के प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं, वो अपन बाजार में बेचेंगे, जनता को मत बेचने दो, अपने को पैसे चाहिए। और वन संपदा के ऊपर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। वन संपदा पर सरकारी नियंत्रण, इससे कौन सा वर्ग नाराज हो गया? जनजातियां। क्योंकि जनजातियों की आजीविका का प्रमुख साधन बताओ क्या है? वन। भाई सेनाएं भंग होने से कौन सा वर्ग नाराज हो गया था? सैनिक। सैनिक नाराज थे अंग्रेजों से, क्योंकि सैनिक भी तो समझते हैं कि ये सब अंग्रेज करवा रहे हैं। जितने भी सैनिक थे वो सब नाराज थे, अलग अलग रियासतों में, क्योंकि 15,000 मेवाड़ से गए, 15,000 जयपुर से, 10,000 जोधपुर से, तो लाखों सैनिक थे राजस्थान में, वो सब अंग्रेजों से नाराज हो गए। और फिर जनजातियां, लाखों की संख्या में अपने आदिवासी लोग रहते हैं, वो जनजातियां नाराज हो गई। क्यों? वन संपदा पर सरकारी नियंत्रण। आज आप भूगोल पढ़ते हो, भूगोल में आप पढ़ते होंगे संरक्षित वन, सरकारी वन, आरक्षित वन, अनारक्षित वन। ये कैटेगरियां बनाई किसने? अंग्रेज बना के गए, कोई नहीं बना के गया, अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने ही अपना सारा सरकारी नियंत्रण, इससे सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय। क्यों? क्योंकि भील जनजाति को तो कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा है। भीलों की तो आजीविका का प्रमुख साधन ही वन था। और वन में बताओ कौन सी शराब बनाते थे? महुआ। लेकिन अंग्रेजों ने इस महुआ की शराब को बंद कर दिया, देसी शराब को भारत में प्रतिबंधित कर दिया और अंग्रेजी बोतलें ला करके रख दी। अंग्रेजों ने जितना रेवेन्यू शराब से कमाया उतना रेवेन्यू किसी से नहीं कमाया। उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत में ये अंग्रेजी शराब एवं ठंडी बियर की दुकान जगह जगह आप देखते हो, ये किसकी देन है? अंग्रेज। अपने लोग पुराने समय में देसी पीते थे, देसी। बाद में अंग्रेजों ने इन वन संपदा पर अधिकार करके देसी शराब को प्रतिबंध किया और देश में कौन सी शराब को ला दिया? अंग्रेजी। जब देसी शराब का कारोबार बंद हुआ, लाखों परिवार उजड़ गए, लाखों परिवारों का जीवन जुड़ा हुआ था देसी शराब से, लेकिन देसी शराब को बंद कर दिया। इसे लाखों लोग गालियां दे रहे थे और मौके की तलाश कर रहे थे कि कब अंग्रेज हमारे सामने आए और कब हम बदला चुकता करें। और वो मौका जाकर के कौन से साल में आया था? 1857। अंग्रेजी शराब सबसे ज्यादा, आज भी, अभी जो 31 आया था 31 दिसंबर 2022, जयपुर में 108 करोड़ की शराब पी गए लोग। जयपुर में 108 करोड़। राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहीं से मिलता है? तो किससे मिलता है? अगर धातुओं में देखें तो सोने से, और बाकी सब मामलों में किससे? शराब। आप कल्पना करो, केवल जयपुर, ऑल राजस्थान का आंकड़ा नहीं है, 108 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, उसकी शराब पी गए जयपुर में। वो तो केवल ऑन रिकॉर्ड है, जो रात को 8 बजे बाद बिकी वो तो है ही नहीं रिकॉर्ड में। 8 बजे से पहले का रिकॉर्ड है, क्योंकि सरकारी आंकड़े में रिकॉर्ड कितनी बजे का आता है? 8 बजे। 8 बजे शराब के ठेके क्या हो जाते? बंद। रात की 8 बजे तक 108 करोड़ की शराब पी गई। रात में और कितनी पी है भगवान जाने। तो ध्यान रहे, कोरोना में भी आपने देखा होगा सब बंद था, खुले केवल क्या थे? शराब के ठेके। क्यों? क्योंकि शराब का ठेका आजीविका का साधन है। कहीं पर सड़क पर कोई शराब के नशे में मिलता युवक है तो उसको गालियां मत निकालो, उसकी पीठ थपथपाओ, वो आपका कमाऊ पूत है। राजस्थान की जीडीपी का आधार है वो, क्योंकि वो ही कमाऊ पूत है। तो ध्यान रखें, वन संपदा पर सरकारी नियंत्रण से कौन सा वर्ग नाराज हो गया था? जनजातियां। तीसरा प्रमुख कारण, इन अंग्रेजों ने क्या किया? सामंतों के अधिकार कम कर दिए, सामंतों के अधिकार सीमित कर दिए, सामंत अधिकार सीमित। इस बात से सामंत वर्ग नाराज हो गया, सामंतों के अधिकार सीमित कर दिए और सामंतों के जो है वो अधिकार सीमित हो गए। देखो सामंत का मतलब क्या है? सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा, रियासत। रियासत, रियासत के बाद ठिकाना, और ठिकाना के बाद में परगना। परगना, परगना। रियासत का मुखिया होता था, बताओ कौन? राजा।
मध्य काल में सबसे बड़ा पद किसका होता? राजा। राजा, जहां का मुखिया राजा होता उस स्थान को क्या कहते? रियासत। जैसे जयपुर में राजा है तो जयपुर एक टाइप की क्या है? रियासत। रियासत के अधीन जो छोटा पद होता था उसको क्या कहते थे? ठिकाना। ठिकाना, ठिकाने का मुखिया बताओ क्या कहलाता? सामंत, या इसी को क्या कहते? ठिकानेदार। ठिकानेदार कौन बनता? मान लीजिए मैं जयपुर का राजा हूं, माना कि मैं जयपुर का राजा हूं। मेंदर कहां का राजा है? जयपुर। मेंदर के टोटल 8 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 8। माना कि ऐसा है। और आज से अपने पापा के उम्र के लोगों को आप देख लो, अपने पापा के उम्र के लोग नॉर्मली 5, 6, 7 भाई बहन मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि गांव में पहले यह मान्यता थी, गांव में वही व्यक्ति मजबूत होता था जिसके परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती थी। सदस्यों की संख्या, अपने मान लीजिए मेरे 8 बेटे हैं, इन 8 के 8 बेटे हो गए, इसका मतलब मेरे पोते कितने हैं? 64। राम राजी है। 8 बेटे हैं और 64 पोते हैं, तो मुझे किसी से घबराने की जरूरत नहीं। मैं मूंछों पर ताव देख करके घूमूंगा, और अगर कोई आदमी मेरे से टकराने का प्रयास करेगा तो मैं कहूंगा सोच लेना, पिछले 64 बेटे, 64 पोते और 8 बेटे, 72 लट एक साथ उठेंगे। अगले वाला बंदा बताओ मिलने का नाम है नहीं लेता, तो वो गांव का बाहुबली होता। और सरपंच के चुनाव में 70-72 वोट खुद के हो तो 70-72 वोट और एडजस्ट करके गांव का बताओ क्या बन जाए? सरपंच। तो पहले गांव में उन्हीं की कदर होती थी जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा। ये रियलिटी। आज भी आप चेक कर लो, अपने उम्र के या आपके पापा के उम्र के जितने भी लोग हैं वो 5, 6, 7 भाई बहन मिलेंगे, क्योंकि उस समय इतना 5, 6, 7, 8 बेटे बेटियों का होना नॉर्मल सी बात थी। तो अपन कल्पना करें, मान लीजिए मैं जयपुर का राजा हूं, माना कि मेरे 8 बेटे हैं। अब मैं जब मरूंगा तो मेरे जयपुर का राजा मेरे 8 बेटों में से केवल कितना बेटा बनेगा? एक बेटा जयपुर का राजा बनेगा। बाकी 7 क्या करेंगे? फाउंडेशन का बेस ले लेंगे। तो बाकी 7 क्या करें भाई? वो भी तो मेरे बेटे हैं, और बेटे बेटे में भेद कैसा? बेटा बेटा तो सेम होता है। तो फिर उन 7 को क्या करूं भाई? इनमें से 8 में से एक जो योग्य बेटा था उसको मैंने जयपुर का राजा बना दिया। मैंने देखा कि भाई तीसरे नंबर वाला बेटा या बड़ा बेटा योग्य है। मैंने मेरे मरने के बाद, में मरने वाला था, बूढ़ापे में था, तब मैंने कह दिया कि मैं मरूंगा तो मेरा ये बेटा राजा बनेगा। अब वो एक तो राजा बन गया, बाकी 7 को मैं कहां शिफ्ट करूं? उन 7 को मैं 7 बताओ क्या दे दूंगा? ठिकाने। ठिकाने का मतलब छोटे छोटे गांव दे दूंगा। मैं किसी को कह दूंगा तू जा इधर बगरू में शिफ्ट हो जा, आसपास के 40 गांव तेरे हैं, वहां पर तू शासन कर। किसी को तू इधर चाकसू चला जा रहे, वहां के 30-35 गांव तेरे हैं। किसी को इधर भेज दूंगा कोटपुतली, किसी को इधर भेज दूंगा चौमू की तरफ। 7 को अलग अलग जगह एडजस्ट कर दूंगा और उनको कहूंगा कि तुम ये सारी रिपोर्ट मेरे बड़े बेटे को दोगे जो राजा है। अब बड़ा तो राजा है और मेरे 7 बेटे राजा के अधीन काम करेंगे, उसको बताओ क्या कहेंगे? ठिकाना। तो ठिकाने का जो मुखिया होता था उसको सामंत या क्या कहते थे? ठिकानेदार। और परगना, परगना क्या होता है? मान लीजिए कोई ठिकाना, माना कि चौमू ठिकाना है, माना कि, तो चौमू क्या एक गांव होगा या चौमू के अधीन और भी 15-20 गांव होंगे? चौमू के अधीन 15-20 बताओ क्या होंगे? गांव। और गांवों को मध्य काल में बताओ क्या कहते थे? परगना। तो गांव में कौन रहती थी? प्रजा। गांव में कौन रहती है? प्रजा। तो रियासत में सबसे बड़ा राजा, सबसे छोटा, सबसे छोटी कौन होती थी रियासत में? प्रजा। अब प्रजा से टैक्स लिया जाता था, कोई सा भी टैक्स हो, चाहे लगान हो चाहे कुछ और हो, प्रजा से टैक्स लेते। तो प्रजा टैक्स डायरेक्ट जनता को जाकर देती या सामंत या ठिकानेदार को देती? आप डायरेक्ट पीस निर्मल जी को देते हो या काउंटर पर जाकर देते हो? या निर्मल जी है बोला ये वो पीस ड्यूटी, ये पकड़ो आपकी पीस, ऐसा करते हो तुम? नहीं। एक सिस्टम होता, प्रजा के ऊपर टैक्स कौन लगाता था? ठिकानेदार। ठिकानेदार प्रजा से टैक्स वसूलता और कुछ पैसे अपने पास रखता और बाकी टैक्स बताओ किसको दे देता? राजा। अंग्रेजों ने इन राजाओं को समझाया, बोला सामंतों के अधिकार समाप्त करो, सीधे तुम प्रजा से टैक्स लो, बिचौलिए क्यों रख रहे हो? तुम्हें जरूरत नहीं है, बीच में सामंत पैसे अपने पास रख रहा है, क्यों कमीशन दे रहे हो उनको? तुम डायरेक्ट प्रजा के ऊपर टैक्स लगाओ। और जब अंग्रेजों के कहने पर राजा ने डायरेक्ट प्रजा से जुड़ने का प्रयास किया तो किसके अधिकार समाप्त हो गए? सामंत। सामंत के अधिकार समाप्त हुए तो सामंत खुश होगा या नाराज होगा? नाराज। और सामंत नाराज होगा तो प्रजा खुश होगी या नाराज?
क्योंकि प्रजा का डायरेक्ट कनेक्शन राजा से अच्छा होता है या ठिकानेदार से? मान लीजिए आप हो, आप डायरेक्ट सरपंच से अच्छे से बात कर पाओगे या एमएलए से? किससे? भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जितना खुलकर सरपंच को बता पाओगे उतनी डायरेक्ट बात एमएलए को बता पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि एमएलए से अपन कभी कभार मिलते हैं, बार तिमार दर्शन होते हैं। अब 23 में चुनाव है तो एमएलए वापस दिख जाएंगे अपने को कि एमएलए भी होते हैं क्या? नहीं, तो अपने तो गांव में केवल और केवल दिखता कौन है? सरपंच। वैसे ही प्रजा का लोकल काम जो होता था वो कौन निकालता था? ठिकानेदार। तो प्रजा का कनेक्शन ठिकानेदार से बेहतर था। अब प्रजा राजा को कोई बात कहने जाए तो पहले ही कांपते थे, पहले ही कांपते थे, यार राजा जी क्या कह देंगे, कोई मृत्युदंड तो नहीं सुना देंगे, क्योंकि खौफ इस टाइप का हुआ था। इसलिए सामंत नाराज हुए। तो सामंतों के साथ साथ बताओ नाराज कौन हो गई थी? प्रजा। प्रजा नाराज है, सैनिक नाराज है, आदिवासी नाराज है।